हाँ जी, क्वेश्चन हमने अभी जो पढ़ा है वो पढ़ा था कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और हमने कहा था कॉस्ट ऑफ इक्विटी किसी भी चीज के लिए जो अभी हम पढ़ रहे हैं, मेन उसके अंदर हमने एक मार्केट वैल्यू का जिक्र करना है और एक कॉस्ट का जिक्र करना है, रेट ऑफ कॉस्ट का। किसका करना है? रेट ऑफ कॉस्ट का, रेट का बेसिकली। तो मतलब हम दो चीजों को पढ़ने जा रहे हैं, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट और एक प्रेजेंट वैल्यू। इक्विटी की बात करें तो इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी में हमने मेन इक्विटी की मार्केट वैल्यू देखनी है और उसके ऊपर कॉस्ट ऑफ इक्विटी देखना। अब ये जो मार्केट वैल्यू है ये है प्रेजेंट वैल्यू, और ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी है ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट, बस नाम चेंज है। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी किसी चीज की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी हो तो किसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करते हैं? कैश फ्लो की। जब भी किसी की मार्केट वैल्यू फाइंड करनी हो तो क्या फाइंड करते हैं? प्रेजेंट वैल्यू। किसकी प्रेजेंट वैल्यू? फ्यूचर कैश फ्लो की, चाहे वो इनफ्लो है चाहे वो आउटफ्लो, क्योंकि ये टू वे है ना, एक साइड पर इन्वेस्टर बैठा है, एक साइड पर कंपनी। इन्वेस्टर के लिए वो इनफ्लो है और कंपनी के लिए वो आउटफ्लो है, ऐसा ही है ना। अब मुझे बताएं कि आप इक्विटी के केस में किसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करोगे? ऐसा कौन सा कैश फ्लो होता है इक्विटी के केस के अंदर, इनफ्लो या आउटफ्लो? डिविडेंड। क्या होता है? डिविडेंड। इसका मतलब यह हुआ कि हमने डिविडेंड की फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर। अब डिविडेंड फर्दर दो टाइप का हो सकता है, कांस्टेंट और ग्रोइंग। अब एक बात कहोगे, सर ये कांस्टेंट की नहीं समझ लगी। क्या समझ लगी है? भला क्यों? कांस्टेंट समझो फिक्स, और अगर फिक्स हो गया तो फिर तो ये पी शेयर में नहीं चला जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपने एक रिजर्व पढ़ा होगा, डिविडेंड रिजर्व इक्वलाइजेशन, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के अंदर। उसमें क्या होता है कि अगर उनको डिविडेंड ज्यादा जा रहा हो ना तो हम वही पुराने वाला दे देते हैं और बाकी रिजर्व रख लेते हैं। क्यों? कि कल को अगर डिविडेंड कम होगा ना फिर भी हम इतना दे देंगे, रिजर्व वाली वैल्यू उसमें कंपनसेट कर। तो वो फिर ना डिविडेंड कांस्टेंट रख देते हैं। डिविडेंड कांस्टेंट होता नहीं है, वो रख देते हैं कि कभी अगर कम या ज्यादा हो जाए तो एक रिजर्व क्रिएट कर लेते हैं और उसके अंदर ही रखते रहते हैं। ज्यादा दें तो उसमें ऐड कर देते हैं, और कम बन रहा हो तो उसमें से निकाल के ऐड करके दे देते हैं। तो उसमें फिर डिविडेंड कांस्टेंट हो जाता है विद द कंसेंट ऑफ शेयर होल्डर। और दूसरा होता है ग्रोइंग। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है वैसे वैसे, अब देखिए कंपनी ग्रो कब करती है और डिविडेंड कांस्टेंट कब हो सकता है? अगर प्रॉफिट सारे का सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, प्रॉफिट सारे का सारा एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो आपका डिविडेंड कांस्टेंट होगा। वजह, क्योंकि आपकी कंपनी ग्रो नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो रही। अगर आप ग्रोइंग के केस में आगे, इसमें सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, आप प्रॉफिट में से कुछ पैसे रिटेन अर्निंग में लेकर जाओगे। आपकी बैलेंस शीट के अंदर रिटेन अर्निंग का एक कॉलम होगा, एक हेड होगा। जैसे ही रिटेन अर्निंग का हेड होगा उसका क्या मतलब है? आप सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे बल्कि कुछ प्रॉफिट अपने पास रिटेन रख रहे हो। वो जो रिटेन रख रहे हो उसको क्या करोगे? री इन्वेस्ट करोगे। आपके करंट एसेट्स बढ़ेंगे, कैश फ्लो बढ़ेगा, आपकी मार्केट के अंदर वो जो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो उससे कैश फ्लो इंक्रीज होंगे। तो अगर कैश फ्लो इंक्रीज होंगे तो आपका डिविडेंड ग्रो करेगा। तो हमने फिलहाल जो सीखा था कि अगर डिविडेंड कांस्टेंट हो तो आपने, अगर मेन चीज हम किसकी बात कर रहे हैं? इक्विटी की। इक्विटी का मतलब है शेयर की। अगर वो कहता है कि भाई साहब जो आपके पास शेयर है उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, हमने कहा इसका फार्मूला होता है डी ओवर के ई। हम कहेंगे जी मार्केट वैल्यू क्या है जी? डी किसके बराबर है जी? डिविडेंड। और के ई क्या चीज होता है जनाब? कॉस्ट ऑफ इक्विटी या रिटर्न ऑन इक्विटी। आप कहेंगे सर आपने तो कहा था जी फाइनेंस है, ये तो मुझे फाइनेंस नहीं लग रहा। तो ये बेसिकली ये वाला फार्मूला लिखा हुआ, परपेचुटी का जो फार्मूला है ना ये उससे जनरेट हुआ।
P इज इक्वल टू R ओवर I। अब इसके अंदर P मार्केट वैल्यू है, R एनुअल कैश फ्लो और I K। अब सेम इसके अंदर अगर मैं आपको कहूं जी मुझे तो के ई का फार्मूला चाहिए तो क्या बन जाएगा, डी ओवर मार्केट। इसके अंदर हमने एक और कॉन्सेप्ट सीखा था कि जो मार्केट वैल्यू लेनी है इसको किस तरह से लेना है, कम डिविडेंड लेना है या एक्स डिविडेंड है, एक्स डिविडेंड। क्या लेना है, और एक्स डिविडेंड का मतलब क्या है कि भाई जो प्रेजेंट वैल्यू या मार्केट वैल्यू बताई जा रही है ना उसके अंदर फ्यूचर कमिंग डिविडेंड का कोई रोल नहीं है, उसको कंसीडर नहीं किया जा रहा। और अगर यही वैल्यू कम डिविडेंड हो तो इसका मतलब होता है आने वाली जो अगली डिविडेंड है उसके अंदर उसने शामिल किया हुआ है तो उसको माइनस कर दो। ये हमने अभी तक सीखा जो कल लास्ट लेक्चर हमारा हुआ था। अब हम जा रहे हैं कि अगर मेरा डिविडेंड ग्रो कर रहा हो, अगर डिविडेंड ग्रो कर रहा तो इसको कहते हैं डिविडेंड ग्रोथ मॉडल या इसको कहते हैं जॉर्डन ग्रोथ मॉडल, क्योंकि वो जो जॉर्डन भाई साहब थे उन्होंने ये मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया था। तो आप इसको डिविडेंड ग्रोथ मॉडल भी कह सकते हो। पिछला जो था वो वाला क्या था, डीवीएम, डिविडेंड वैल्यूएशन मेथड, जॉर्डन ग्रोथ मॉडल। हाँ जी, इसके अंदर कहता है जी मार्केट वैल्यू कैसे फाइंड करो, तो कहता है डी इंटू वन प्लस जी, डी इंटू वन प्लस जी। आप कहेंगे ये क्या कौन सा तरीका है, ये तो हमने कहीं नहीं पढ़ा। आपको पता है जब कोई वैल्यू परसेंटेज में इंक्रीज हो तो कैसे इंक्रीज करते हैं, वन प्लस परसेंटेज, वन प्लस परसेंटेज ओवर के ई माइनस जी। अगर क्वेश्चन के अंदर ग्रोथ गिवन है डिविडेंड की तो उसको किस तरह से डील करेंगे, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू डी इंटू वन प्लस जी ओवर के ई माइनस जी। और आप कहते हैं कि के ई इसी फार्मूले से भी फाइंड हो सकता है, बट अब आप कहते हो कि नहीं सर हमें के ई का अलग भी एक फार्मूला चाहिए, तो इसको रीअरेंज कर ले, करना आता रीअरेंज, मतलब के ई इस इक्वेशन से फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, डी इंटू वन प्लस जी, मार्केट वैल्यू इतना का डिवाइड हो जाएगी और प्लस जी। इस बात का ख्याल रखना है ये जो माइन प्लस जी है ना ये मार्केट वैल्यू में नीचे नहीं हो रहा, प्लस ये अलग से है। तो अगर क्वेश्चन के अंदर आपके पास ग्रोथ गिवन है तो आपने ये फार्मूला लगाना, मार्केट वैल्यू का डी इंटू वन प्लस जी ओवर के ई माइनस जी, और के ई का फार्मूला होगा डी इंटू वन प्लस जी ओवर मार्केट वैल्यू प्लस जी। अब हमें कैसे पता चलेगा, अब पेपर में आगे इसके दो चार सवाल करते हैं तभी ये आपको सही समझ लगेगी। तो पहला केस ग्रोथ मॉडल में, इफ growth rate is given, if growth rate is given। अब ग्रोथ रेट भी दो टाइप का होता है, सिंगल या कांस्टेंट, मल्टीपल या फ्लक्चुएटिंग। हर साल एक ही ग्रोथ से आपका 2% ही हर साल डिविडेंड आपको ज्यादा देंगे तो ये कौन सा होगा, सिंगल। मल्टीपल, कभी 2% है, कभी 5% है, कभी 3% है, कभी 6% है, तो मल्टीपल ग्रोथ रेट हो सकता है। जो मल्टीपल ग्रोथ रेट है कि इतना कोई खास हमारे सिलेबस में नहीं, सिंगल ग्रोथ रेट हमारा अच्छा खासा पेपर में है। तो करते हैं जनाब पहला सवाल, आज हमारा टारगेट ही यही है और आज ये खत्म भी हो जाएगा। क्वेश्चन है कि
market value of a share is rupees 180 per share. Annual dividend is rupees 8 per share and grow annually 2%. Find cost of equity. हाँ जी, ये जो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर है ये कम डिविडेंड है या एक्स डिविडेंड? एक्स डिविडेंड। जब आपको ना बताया हो, साइलेंट हो, तो वो क्या होता है? एक्स डिविडेंड होता है। ओके होगी बात? अब इसका सॉल्यूशन अगर हम देखें तो हमें के ई चाहिए। के ई का फार्मूला क्या होता है? डी इंटू 1 प्लस जी ओवर मार्केट वैल्यू प्लस हम अपनी गिवन इंफॉर्मेशन को इसके अंदर पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाए। हाँ जी, कितना आ गया जी आंसर? डी है हमारे पास 8 इंटू 1 प्लस 0.02 ओवर 180 प्लस 0.02। सॉरी, जब आंसर आएगा उस वक्त 100 से मल्टीप्लाई करें। 6.53 6.53%। ओके होगी बात? फिर एक और क्वेश्चन लिखते हैं। अच्छा, ये बात बता देनी है कि अगर आपको ना समझ लगे तो वो उसको उधर ही हम उसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, ताकि कोई साथ साथ जो भी परेशानी है साथ साथ क्लियर होती जाए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मार्केट वैल्यू या ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 16%। डिविडेंड फॉर लास्ट 5 years is year 1, year 2, year 3, year 4, year 5। 10 रुपए, 10.18, 10.50, 10.80, 10.90। ये तो फाइंड मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। ऐसा सवाल भी पेपर में आता। अब पहले तो आप मुझे ये बताएं, क्या ये ग्रोथ रेट वाला है या कांस्टेंट डिविडेंड वाला? कैसे पता चला? डिविडेंड चेंज हो रहा है लेकिन ग्रोथ रेट नहीं गिवन। अगर क्वेश्चन के अंदर ग्रोथ रेट ना गिवन हो तो हमारे पास दो मेथड होते हैं ग्रोथ रेट फाइंड करने। अगर क्वेश्चन के अंदर ग्रोथ रेट गिवन है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं गिवन तो दो मेथड है। फिर आपको डिविडेंड गिवन होगा, इस तरह से यहां से पता चलेगा कि ग्रोथ हो रही है। और इसका तरीकाकार क्या होता है? आपका जी फाइंड करने का तरीका देख लें, बड़ा इंटरेस्टिंग है। लास्ट ईयर का डिविडेंड डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर का डिविडेंड डिवाइडेड बाय बेस ईयर का डिविडेंड, शुरू वाले साल का, होल पावर
हाँ जी, पावर में क्या आएगा, ये ना कंपाउंड इंटरेस्ट वाली तरह का फार्मूला होता है, क्या आएगा, वन ओवर n माइनस वन। ये फार्मूला कहां से निकला ये भी बताता हूं। क्या किया आपने, 10 पॉइंट लास्ट ईयर का डिविडेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट ईयर का डिविडेंड होल पावर 1 ओवर, अच्छा 1 ओवर n माइनस वन कर लो, आपको ज्यादा आसानी होगी क्योंकि एक साल काम लिखते होते हैं। क्यों, क्योंकि पहले साल के बाद ग्रोथ देखी जाती है, पहले साल के बाद ग्रोथ, जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स होंगे ना आपने एक साल कम लेना है, जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स होंगे वो आपने एक साल कम लेना है, चाहे तो आप n माइनस वन लिख ले या जितने भी साल है उसमें से एक साल कम कर, बस इस बात का ख्याल रखें। अब हमारे पास कितना आ गया ग्रोथ रेट, जो भी आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 2.18, ये हमारा ग्रोथ रेट आ जाएगा। नहीं पता चला, अच्छा ये फार्मूला कहां से निकला, आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ ना, S इज इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आई की पावर n। इसमें अगर रेट फाइंड करते हैं तो कैसे फाइंड करोगे, S ओवर P करोगे इज इक्वल टू वन प्लस आई की पावर n, और अगर मैं n को इधर लेकर जाऊं तो क्या होगा, S ओवर P की पावर 1 ओवर n, तो फिर जो 1 बच जाएगा इधर क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू ये वाला रेट। बस ये इस बात का ख्याल रखना है कि आपने लेना n माइनस वन है, या अगर आप n भी लिखोगे तो एक साल कम लेना। तो यहां पर आपने जो लिखना है ना 10.90 ओवर 10 की पावर 1 ओवर 4 माइनस वन करना है, और इसके ऊपर किसी तरह इस तरह से हाईलाइट करके लिखें कि आपको ये बात याद भी रहे, यानी अपने नोट्सों में बुक्स में कहीं भी इसको एक हाईलाइटेड फॉर्म में लिखें, क्योंकि पेपर में जल्दी में आकर जब आप रिवीजन भी करते हो ना तो आपको ये तो आपको आता है, तो रिवीजन करते वक्त भी वो चीजें आपने ध्यान में रखनी होती हैं जो बहुत इजी होती है। क्लियर होगी बात ये, अब ग्रोथ रेट आ गया, अब आगे क्या करोगे, अब तो आगे काम आसान है, आगे सिंपल आपने क्या फाइंड करना है, मार्केट वैल्यू, और मार्केट वैल्यू का फार्मूला है डिविडेंड इनटू 1 प्लस जी ओवर के ई माइनस सी। अब एक और प्रॉब्लम आ गई कि हमने डी कौन सा लेना है, अब डी तो आपके पास इतने सारे हैं, डिविडेंड तो आपके पास इतने सारे हैं, हमने कौन सा डिविडेंड लेना है, हमने कौन सा डिविडेंड लेना है, लास्ट ईयर का, क्योंकि ग्रोथ तो इसके बाद भी होती रहेगी ना, क्योंकि कांस्टेंट ग्रोथ है। अब आपकी ग्रोथ अपने इस बेस ईयर से आगे जाएगी, हाँ जी, तो क्या हमारे पास आंसर आ जाएगा, डी कितना हमारे पास 10.95 है, 90 है, इनटू 1 प्लस 0.0218 ओवर के ई कितना था 16% माइनस 0.0218। जो लास्ट में दिया है देखिए आपका 2% ग्रोथ है और ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, हर बेस आपका चेंज होता रहता है, जैसे आपका 10 है उसमें 2% ऐड हो गया, अगली वैल्यू बन गई। अब मैं 1 प्लस जी किसके साथ लिख रहा हूं, अगर मैं जीरो वाले 10 रुपए के साथ 1 प्लस जी रखा तो वो तो जो रेट आएगी या ग्रोथ आएगी वो तो उससे वेरी नेक्स्ट ईयर आएगी, तो मैंने ग्रोथ किस साल की लेनी है या मैंने मार्केट वैल्यू किस साल की लेनी है, मैं तो करंट ईयर की लेनी है। तो मुझे मार्केट वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो मुझे डिविडेंड भी कौन सा लेना चाहिए, सबसे लेटेस्ट, ताकि उसमें ग्रोथ मैं करके देखूं कि मेरे पास कितना मेरी मार्केट वैल्यू आए। कितना आंसर आ रहा है 80.59, इसके साथ में परसेंट लिख देना, क्योंकि मार्केट वैल्यू हमेशा उसकी शेयर की कीमत को कहते हैं। अच्छा आई कैप ना छेड़ने से बाज नहीं आता, हम जिस तरह से भी पढ़ के जाए ना आई कैप के पास पता नहीं क्या चीज होती है कि वो कोई ऐसी चीज फाइंड करके देता है, हम देखते हैं कि ये तो पहले हमने कभी किया ही नहीं था। जैसे इसी तरह का एक सवाल उसने आई कैप ने दे दिया, ये बात समय लगती जा रही है ना, पहले ग्रोथ रेट गिवन हो तो क्या करते हैं, फिर हम देखें अगर ग्रोथ रेट ना गिवन हो
तो फाइंड कर लेते हैं। अब ग्रोथ रेट ना गिवन दो टाइप का होता है, एक इसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन का मेथड। ये कौन सा मेथड है? ज्योमेट्रिक मीन वाला मेथड, एवरेज मेथड है ये। एक और क्वेश्चन देख ले, इसी तरह का लिख लेते हैं। कहता है मार्केट वैल्यू बताएं। मार्केट वैल्यू आपने जो डिविडेंड यूज किया वो 5वें साल की है जी, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर वो हम फाइंड कर रहे हैं इस साल की, ऐसे ही है? ये 5वां साल ही हमारा, लेटेस्ट 5 इयर्स है, लेटेस्ट 5 साल है। ठीक, हाँ जी। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर is rupees 130 per share. Earning per share for latest 5 years years 1 2 3 4 5 EPS हम कहते थे जी 40, दूसरे साल हम कर लेते हैं जी 45, तीसरे साल 52, चौथे साल 55, पांचवें साल 60। पॉलिसी ऑफ द कंपनी to distribute its earning to shareholder is 60%. Find cost of equity. हाँ जी, 130 रुपए पर शेयर आपके पास मार्केट वैल्यू है। हर शेयर के ऊपर आपको जो पिछले 5 साल की ईपीएस या अर्निंग पर शेयर है वो हो रही है 40 रुपए, 45, 52, 55, 60। कंपनी की पॉलिसी है कि जितनी भी अर्निंग होगी उसका 60% हम शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 40% का क्या करेंगे, रिटेन अर्निंग में ले जाएंगे, रिजर्व कर लेंगे। मतलब अगर इसमें लिखते थे ना 40% रिजर्व करना है तो वो भी यही बात होती। कहते बताओ कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है। अब पहली बात तो यह है कि हम सोच में पड़ गए, डिविडेंड ही नहीं है। डिविडेंड होगा तो कुछ हो सकता है क्योंकि फार्मूले के अंदर डिविडेंड के बगैर तो हो नहीं। और क्या ईपीएस हमारा कैश फ्लो है? ईपीएस तो अर्निंग है ना। अब इसमें से हम शेयर होल्डर को कितना दे रहे हैं? 60%। तो जो 60% शेयर होल्डर को दे रहे हैं वो असल में क्या होता है? हर शेयर में उसकी अर्निंग का 60% शेयर होल्डर को दे दे तो क्या दे रहे हैं? डिविडेंड दे रहे हैं। इसका मतलब है इस 40 का 60% डिविडेंड है, इस 40 का 60% डिविडेंड है। तो लो जरा 60% इसका 24, 45 का 60% लो 27, 52 का 60%, 55 का 60% और 60 का 60%, 36। क्लियर होगी बात? अब डिविडेंड आपके पास आ गया, कांस्टेंट है या ग्रोइंग है? ग्रोथ हो रही है ना, तो ग्रोथ रेट फाइंड कर लो। अब डिविडेंड से तो ग्रोथ रेट फाइंड कर सकते हैं ना। हमें अगर 2 सालों का भी दे दिया जाए ना डिविडेंड, उनको आपस में डिवाइड, कभी कभी वो ना बेस ईयर का और आखिरी ईयर का दे देता है, तो क्या करेंगे जनाब? जी किस तरह से फाइंड करेंगे? 36 ओवर 24 होल पावर 1/4 माइनस 1। 5 साल है ना, तो 5 साल को हमने क्या लिखना है? 4। 5 साल को क्या लिखना है? 4। कितना आ रहा है? 10.6। बाकी भी वेरीफाई कर ले, यही आ रहा है। तो आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड कर ले। के ई का फार्मूला होता है मार्केट डी इंटू 1 प्लस जी ओवर मार्केट वैल्यू प्लस।
हाँ जी, डी कौन सा लेंगे? 60 ले लूं? 36, क्योंकि 60 तो मेरा ईपीएस है, वो डिविडेंड। अरे मैं सारे पेपर वाले सवाल करवा रहा हूं आपको, ये पेपर में सवाल आए हुए हैं, और वो दे चेंज क्या कर रहा है, ग्रोथ रेट दे देता है, डिविडेंड दे देता है, या एक सवाल को ईपीएस दे दिया। तो क्या आंसर क्या आएगा मेरे पास? 41.32। चेक कर ले अपने अपने आंसर्स। कुछ समय लगी है? पक्का या कच्चा पक्का? अच्छा, इसमें हमने क्या सीखा? या तो ग्रोथ रेट गिवन होगा, और अगर ग्रोथ रेट नहीं होगा तो फिर हम फाइंड कर। डन। फिर आगे एक सवाल लिखते हैं, यहां तक कोई मसला है तो पूछ ले। अच्छा, अगर आपको वो दे दे टोटल डिविडेंड, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर पे डिवाइड करके हम पर शेयर डिविडेंड भी, फिर वो नंबर ऑफ शेयर के बारे में भी हमें बताएगा, कुछ इस तरह का हिंट जरूर देगा कि डाटा आपको फुल होता है, बस थोड़ा सी सोचने वाली बात होती है। और वैसे भी अब माशाल्लाह आप लोग चार्ट ऑडिटर बन गए हो, सब लोग ऑडिट पढ़ रहे हो, तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म तो आपके अंदर थोड़ा थोड़ा आ ही गया होगा, या तो फिर है ही नहीं, अगर अभी तक नहीं आया। तो वो जो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या कहते हैं, किसी को कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग को कहते हैं, ठीक है। तो जो क्रिटिकल थिंकिंग है ना, उसमें बंदा इंप्रूव कर लेता है अपनी चीज। तो एमएफए को R2 और ऑडिट का काफी सहारा होता है, वो इसलिए क्योंकि वहां पर आप लोग मेहनत भी कर रहे होते हैं, वहां पर अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो रही होती है, वो अंडरस्टैंडिंग आपको यहां पर भी काम आ जाती है। तो इसलिए इसको थोड़ा पढ़ के भी लोग जल्दी पास क्यों कर लेते हैं। और पिछले 16 साल से, मतलब जब से ये आई क्या ये एमएफए पैदा हुआ है, शायद एक आध दफा ऐसा हुआ होगा कि किसी और ने रेस जीती होगी, वरना एमएफए का रिजल्ट सबसे ऊपर आ रहा है, मतलब 50%, 47%, 55% इस तरह से आता है। और मैं उन पर हैरान होता हूं जो फेल होते हैं, क्योंकि ये आप खुद देखना, पिछले कोई भी पेपर ऐसा नहीं होता कि जब फेल होने वाला हो, उस पर बहुत ही बंदा कोई किसी और साइड पर चला जाता है, डाइवर्ट हो जाता है, या फिर होता ये है कि एमएफए से पहले ना R2 का पेपर होता है, R2 होता है, फिर छुट्टी होती है, फिर एमएफए का पेपर। जिसका R2 का पेपर खराब हो जाए ना, उसके अगले सारे पेपर खराब हो जाते हैं। हालांकि हर पेपर को इंडिपेंडेंट रखना चाहिए, हर पेपर अपनी वो चीज, यानी एक पेपर के खराब होने का मतलब ये नहीं कि आपका अगला पेपर भी खराब होगा। और ये भी हो जाता है कभी जिसकी ज्यादा तैयारी करो वो पेपर खराब हो जाता है, फिर बंदा और डिमोटिवेट हो जाता है, कहते हैं मैं तो तैयारी इसी पेपर की थी। तो ये हर पेपर को इंडिपेंडेंट रखना होता है और तैयारी करते जाना होता है। देखें फिर यहां पर देखते हैं कि आप लोग की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग देखनी है मैंने। क्वेश्चन ये है कि आपके पास मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर is ₹210 per share. Latest dividend for the year is rupees 12 पर शेयर कर लेते हैं। टोटल रिटेन्ड अर्निंग या टोटल अमाउंट ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग लिख लें, टोटल अमाउंट ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग is 30%। हाँ जी,
find cost of equity if return on equity is 18%। यहां पर आपको थोड़ी सी परेशानी होगी कि सर आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी पूछ रहे हैं और रिटर्न ऑन इक्विटी दे रहे हैं। कहते रिटर्न ऑन इक्विटी तो इसी को कहते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी को। ये सॉरी ये मैंने ऑफ लिख दिया है, यहां पर आता है ऑन, रिटर्न ऑन इक्विटी। अब ये जो रिटर्न ऑन इक्विटी है ये वो रेशियो एनालिसिस वाला रिटर्न ऑन इक्विटी है। ये जो रिटर्न ऑन इक्विटी है ये रेशियो एनालिसिस वाला रिटर्न ऑन इक्विटी है, ना कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी वाला है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी या रिटर्न ऑन इक्विटी हमने फाइंड करना है। तो ये फिर जो आपको दिया हुआ है रिटर्न ऑन इक्विटी, ये क्या है? ये है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इक्विटी। याद है ना रिटर्न ऑन इक्विटी का फार्मूला? नहीं भी याद तो कोई बात नहीं। क्या होता है रिटर्न ऑन इक्विटी का? अगर आप फार्मूला देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी का फार्मूला होता था प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, एवरेज इक्विटी। %18। ठीक होगी बात? अब आपने मुझे यह बताना है कि इस क्वेश्चन के अंदर मैंने कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड करना, ग्रोथ रेट है या नहीं, ये बात आपने बतानी है। इस क्वेश्चन के अंदर ग्रोथ रेट है या नहीं। मैंने बात में बताई हुई है, वो आपने सुनी नहीं है, सुनी वो अलग बात है। चले उमर, इसके अंदर ग्रोथ रेट है या नहीं? नहीं है। तैयब, अच्छा आप हाँ या ना तो कर सकते हो, भले आपको डर किस बात का है कि अगला सवाल का कि कैसे हैं जवाब बताना नहीं है, ग्रोथ रेट नहीं है। अंजा है, कैसे पता चल? लाइका मैंने आपको एक बात कही थी कि अगर सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो फिर ग्रोथ नहीं होती। अगर प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रिटेन अर्निंग को ट्रांसफर हो जाए तो फिर ग्रोथ होती है। सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो फिर ग्रोथ रेट, अगर रिटेन अर्निंग है तो ग्रोथ है, अगर रिटेन अर्निंग है तो ग्रोथ है, अगर रिटेन अर्निंग नहीं है तो फिर ग्रोथ भी नहीं है। क्योंकि रिटेन अर्निंग कैसे पैदा होती है? प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रिटेन कर लिया जाए, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रख लिया जाए और उसको री इन्वेस्ट कर दिया जाए। बात समझ रहे हो ना? तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है? कहते हैं अमाउंट ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग इज 30%। आप प्रॉफिट का 30% हर दफा रिटेन अर्निंग को ट्रांसफर कर देते हो, तो फिर डिविडेंड को कितना भेजते हो? 70% आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, 30% आप अपने पास रख रहे हो। अब आप कहोगे ग्रोथ का कैसे पता चलेगा? आप मुझे यह बताएं, आपको हर शेयर के ऊपर कितना प्रॉफिट होता है? 18 रुपए। हर 100 रुपए के ऊपर 18 रुपए, ये कहां से पता चल रहा है? रिटर्न ऑन इक्विटी का यही मतलब है ना। 18% का क्या मतलब है? 18% का मतलब है कि जो कंपनी हर 100 रुपया इन्वेस्ट करती है शेयर के अंदर, तो उसके ऊपर रिटर्न 18 रुपए मिल रहा है, प्रॉफिट उसको 18 रुपए मिल रहा है। उस 18 रुपए प्रॉफिट में से आप 30% अपने पास रख रहे हो, तो आपकी जो ग्रोथ होगी, जो आपके डिविडेंड के अंदर जो ग्रोथ होगी, वो 100% होगी नहीं।
यानी जितना आपको, अगर आप सारा प्रॉफिट इन्वेस्ट कर देते ना तो आपका 18% हर दफा ग्रोथ स्टार्ट हो जाती, लेकिन आप कितने परसेंट रख रहे हो? 30%। तो जनाब अगर एक तो हो गया, दो मेथड मैंने आपको कहे थे ना, अगर ग्रोथ रेट नहीं गिवन तो उसको दो मेथड से फाइंड किया जा सकता है। एक मेथड होता है ना, डिविडेंड आपको गिवन होगा मुख्तलिफ सालों का, हम उसे एवरेज रेट से फाइंड कर लेंगे, ज्योमेट्रिक मीन से फाइंड कर लेंगे। और एक आपको रिटेन अर्निंग या रिजर्व के बारे में बताया हो जाए, उसका फार्मूला क्या होगा? जी का, G is equal to B multiplied by R. G is equal to B multiplied by R. ये जो B है ये क्या चीज है? B है प्रोपोर्शन ऑफ रिटेन अर्निंग, प्रोपोर्शन ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। अगर ये गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, जैसे 30%। नहीं गिवन तो क्या करेंगे? रिटेन्ड अर्निंग डिवाइडेड बाय टोटल अर्निंग। डिवाइड बाय टोटल अर्निंग मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर आपको रिटेन अर्निंग की रेशियो बताई हुई है, परसेंटेज बताई हुई है तो ठीक है, और अगर रिटेन अर्निंग की परसेंटेज नहीं बताई हुई तो क्या होगा? जितना पैसा रिटेन किया डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। वो परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं? मार्क्स ऑब्टेन डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो रिटेन अर्निंग का मतलब क्या है? प्रॉफिट में से जितना हिस्सा आपने रख लिया है डिवाइडेड बाय टोटल अर्निंग मल्टीप्लाइड बाय 100। अब अगर आपको रिटेन अर्निंग की परसेंटेज बताई हुई है तो ठीक है, और अगर रिटेन अर्निंग की परसेंटेज नहीं बताई तो फार्मूला है रिटेन अर्निंग ओवर टोटल अर्निंग। अब आर क्या है? रिटर्न ऑन इक्विटी। अब रिटर्न ऑन इक्विटी अगर गिवन है तो ठीक है। अब रिटर्न ऑन इक्विटी को आप अगर नहीं गिवन और कॉस्ट ऑफ इक्विटी गिवन है तो आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी उसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हो, अगर रिटर्न ऑन इक्विटी ना फाइंड कर रहे हो और ना ही गिवन है। मतलब क्वेश्चन के अंदर मार्केट वैल्यू पूछ रहा है तो आप फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी और रिटर्न ऑन इक्विटी एक चीज हो गए थे। और अगर रिटर्न ऑन इक्विटी खुद फाइंड करना पड़ जाए तो वो फार्मूला वही होगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इक्विटी। प्रॉफिट डिवाइड बाय एवरेज इक्विटी। हाँ जी, अब इस सवाल के अंदर अगर हम देखें, मैं ग्रोथ रेट फाइंड करने जा रहा हूं। ग्रोथ रेट का फार्मूला क्या बन रहा है? बी मल्टीप्लाइड बाय आर। बी कितना है? 30% मल्टीप्लाइड बाय रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है? 18%। मल्टीप्लाई कर दे जरा, मतलब 0.30 मल्टीप्लाइड बाय 0.18 कितना आ रहा है? 5.4%। ग्रोथ रेट आ गया। अब हमने क्या, अब तो आगे जो मर्जी फाइंड करो ना, आपने फाइंड क्या करना है क्वेश्चन के अंदर? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। के ई इज इक्वल टू डी इंटू 1 प्लस जी ओवर के ई माइनस नहीं तो मार्केट वैल्यू का फार्मूला लिखो, मार्केट वैल्यू प्लस, तो डी बताओ कितना है? क्वेश्चन लिखा था ना 12 रुपए इंटू 1 प्लस जी कितना है? 0.054 ओवर मार्केट वैल्यू 210 प्लस 0.054 लाओ मेरे को कितना? 11.42%। 11.42%। अगर वो 100% दे रहा होता ना, 100%, तो फिर ये ग्रोथ कभी भी ना होती।
मतलब जितना पैसा कमाता है सारा शेयर होल्डर को दे देता है, फिर ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि री इन्वेस्टमेंट तो हो ही नहीं रही। सारा पैसा तो जितना शेयर होल्डर कमाता है सारे का सारा बाहर चला जाता है। अब इसको समराइज करते हैं, ग्रोथ मॉडल को। ग्रोथ मॉडल खत्म हो गया, इसके अंदर सिर्फ टेक्निकल क्या बातें हैं। दोबारा चलते हैं कि ग्रोथ मॉडल के अंदर क्या क्या मसाइल हो सकते हैं। दो मसाइल होते हैं। ग्रोथ रेट इज गिवन, ओके हो जाएगा, आपको ग्रोथ रेट ही गिवन है क्वेश्चन के। ग्रोथ रेट एग्जिस्ट बट नॉट गिवन। ग्रोथ रेट है सही, कैसे पता चलेगा? अगर डिविडेंड मल्टीपल गिवन होंगे डिफरेंट, या फिर रिटेन अर्निंग बताया हुआ है, तो इसका मतलब है ग्रोथ रेट है तो सही, गिवन नहीं। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हमने दो मेथड से किसी एक मेथड से जी फाइंड कर ले। एक मेथड है जी इज इक्वल टू डी एन ओवर डी नॉट होल पावर 1 ओवर n माइनस 1 माइनस 1, जो आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई। और दूसरा जी का फार्मूला क्या होता है? बी मल्टीप्लाइड बाय आर। बी किसे कहते हैं? रिटेन अर्निंग प्रोपोर्शन या रेशो, और आर किसे कहते हैं? रिटर्न ऑन इक्विटी। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं गिवन और कॉस्ट ऑफ इक्विटी गिवन है, तो आप रिटर्न ऑन इक्विटी की जगह कॉस्ट ऑफ इक्विटी की परसेंटेज यूज कर सकते हो। ये बात लिख लो फार्मूले के साथ कि अगर क्वेश्चन के अंदर रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं गिवन बट कॉस्ट ऑफ इक्विटी गिवन है, तो इट मे यूज्ड अल्टरनेटिव ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक होगी बात? ये ओवरऑल ग्रोथ मॉडल है। अब इसके नाम भी होते हैं, जैसे वो ज्योमेट्रिक मीन मेथड होता है ना, इसको ज्योमेट्रिक मीन मेथड कहते हैं, या इंटरपोलेशन मेथड भी इसको बोला जाता है, और इसको जॉर्डन ग्रोथ मेथड बोला जाता है। इसको जॉर्डन ग्रोथ मेथड बोला जाता है, और इसको ज्योमेट्रिक मीन या एवरेज या इंटरपोलेशन मेथड भी बोला जाता है। मेथड का वो नाम लिख दे और आपको समझ ना लगे तो परेशानी हो ना, आपने डाटा की तरफ जाना है कि डाटा किस तरह का गिवन है। अगर आपको डाटा समझ लग जाता तो ठीक है, फिर कोई परेशानी वाली बात नहीं। नेक्स्ट, अच्छा एक सवाल पहले करके दे दे ताकि मुझे भी तसल्ली हो जाने कि मैं जो समझा रहा हूं आप वैसे ही समझ रहे हो या ख्वाबे खरगोश में जाई जा रहे हो। चले लिखे जरा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी is 16%, dividend of latest year is rupees 15 per share. Company policy is to distribute 80% of its profit to shareholder. Find market value of each share. करो जरा, देखते हैं।
नहीं समझ लगी? कितना आ रहा है? 120.9। लाइक आपका कितना आ रहा है? जवाब 20.94। 120.9 मतलब 121 कह रहे हो ऑलमोस्ट। देखें, अच्छा इसमें हमें कैसे पता चला कि ग्रोथ है? कि कंपनी की पॉलिसी है कि वो प्रॉफिट का 80% डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, प्रॉफिट का 80% हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। इसका मतलब है रिटेन कितना कर रही है? 20%। रिटेन कितना कर रही है? 20%। तो रिटेन कर रही है तो इसका मतलब है ग्रोथ रेट है। अगर वो 100% डिस्ट्रीब्यूट कर देती तो फिर ग्रोथ रेट ना होती। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास आ जाता G इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड बाय आर। बी कितना है? 0.20 या 0.80? 20 मल्टीप्लाइड बाय आर कितना है? 0.16। क्योंकि अगर रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं है ना, या आप फाइंड नहीं कर पाते, तो वो जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वही रिटर्न ऑन इक्विटी है। ये तब आर ई फाइंड करना पड़ता है जब कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो हमसे खुद पूछेगा, फिर हम आर नहीं गिवन तो उसको फाइंड कर लिया करें। हाँ जी, कितना आ गया जी? 3.2%। बस सवाल तो हो गया। फिर हमने फाइंड क्या करना है? मार्केट वैल्यू। अब वो फार्मूला डी इंटू 1 प्लस जी ओवर के ई माइनस जी। बस सारी वैल्यूज में पुट कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा डी आ गया 15 इंटू 1 प्लस 0.032 ओवर के ई कितना? 0.16 माइनस 0.03 120। एक चीज मैं एक्स्ट्रा ऐड करके एक सवाल करवाना चाहता हूं ताकि थोड़ा सा वो पता चले कि आप लोग मोस्ट सीनियर स्टूडेंट बन चुके हो। तो एक ऐसा सवाल जो थोड़ा सा आपका दिमाग इस्तेमाल करवाए। क्वेश्चन ये है कि आपके पास है जी मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर इज रुपीज 240 पर शेयर। डिविडेंड for the year is rupees 24. Total earning for the year is rupees 8 million and company retained rupees 500,000 from this earning. Find cost of equity. And also find number of shares if return on equity is 14%। हाँ जी, ये क्वेश्चन जरा करके दिखाएं मुझे, मतलब इसकी रिक्वायरमेंट मीट करें सब लोग। आपने ना ये क्वेश्चन भी अपने संभाल के रखने हैं, पेपर की तैयारी से पहले इसको एक दफा गो थ्रू कर देना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बुक में आपको नहीं मिलेंगे।
हाँ जी, पिज्जा कितना आ रहा है? इसमें टाइम टेकिंग है तो नहीं है? हाँ अनुमान, इसमें ग्रोथ है या नहीं? ग्रोथ है या नहीं? ग्रोथ रेट फार्मूले के अंदर जी फार्मूला इस्तेमाल होना है या नहीं होना है? कैसे पता चला? क्योंकि कंपनी ने 5 लाख रिटेन किया, कंपनी ने 8 लाख में से 5 लाख तो रिटेन कर लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग चाहो तो रिटेन बी फाइंड कर सकते हो। बी क्या फाइंड होता है? रिटेन अर्निंग डिवाइड बाय टोटल अर्निंग मल्टीप्लाइड बाय 100। कितना? अच्छा ये 5 मिलियन है, फिर इसको 5 मिलियन कर 5 लाख से, चलो फिर अजीब सा ही आंसर आएगा। चलो फिर 5 लाख ही कर दो। कितना आ रहा है? 10.9625। ये हमारा क्या आ गया परसेंटेज में? नहीं नहीं, बी कितना है? बी कितना है? कितना? 0.6.25%। 6.25%। ओके, अब आपके पास बी आ गया और आपको चाहिए जी। जी का फार्मूला क्या होता है? बी मल्टीप्लाइड बाय आर। बी हमारे पास आ गया 6.25% मल्टीप्लाइड बाय आर कितना आ गया? 14%। तो कितना आ गया ओवरऑल? 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0.875%, क्योंकि वो हमने उस तरह से लिया ना। अब ग्रोथ रेट आ गया 0.875%। अब हमें क्या चाहिए? केई। केई का फार्मूला क्या है? के ई इज इक्वल टू डी इंटू 1 प्लस जी ओवर मार्केट वैल्यू प्लस जी। डी हमारे पास कितना है? कितना? 24 इंटू 1 प्लस 0.00875। अगर ऐसी कोई परेशानी हो ना तो आप परसेंटेज में लिख दिया करो। ओवर 240 प्लस 0.00875 कितना आ गया? 10.96%। लेकिन एक और भी सवाल था इसके अंदर, नंबर ऑफ शेयर्स बता। ये किसने फाइंड किए? 3125। उसमें सिंपल क्या था? आपने टोटल कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया डिविडेंड के तौर पे? 5 लाख तो आपने रिटेन कर लिया ना, 8 लाख में से, 8 मिलियन में से आपने 5 लाख तो रिटेन कर लिया, बाकी 7500,000 आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ऐसा ही है। अब ये जो 75 लाख डिस्ट्रीब्यूट किया है शेयर होल्डर को, शेयर होल्डर को 24 रुपए दिए हैं एक शेयर के बदले। टोटल डिविडेंड कितना दिया? 75 लाख, क्योंकि 5 लाख रिजर्व लिया, बाकी तो डिविडेंड दे दिया ना। और एक शेयर के बदले कितना डिविडेंड दे रहे हो? तो इसका मतलब है नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड बाय 24। टोटल डिविडेंड डिवाइडेड बाय पर शेयर डिविडेंड। टोटल डिविडेंड डिवाइड बाय पर शेयर डिविडेंड। ओके होगी बात? अच्छा, अगर हमें ये ईपीएस गिवन होता फिर कैसे फाइंड करते नंबर ऑफ शेयर? फिर टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय ईपीएस। टोटल अर्निंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ अर्निंग पर शेयर। यानी ये कॉन्सेप्ट आपको वैसे ही आने चाहिए।
यानी ये पढ़ाए नहीं जाते, पेपर में आ जाते। ये छोटी सी बात आ जाएगी तो आप परेशान हो जाएंगे। अब देखिए अगर ईपीएस क्या होता है, अर्निंग पर शेयर, एक शेयर की अर्निंग, तो टोटल शेयर को अगर एक अर्निंग की शेयर पे डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे। तो कितना आ गया 3125, मतलब इतने कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स। और अगर वो आपसे कंपनी की वैल्यू पूछ ले तो नंबर ऑफ शेयर्स को एक शेयर की मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कंपनी की मार्केट वैल्यू भी आ जाए। लेकिन ये इतनी बातें अभी तक उसने पूछी नहीं, पर ये छोटी मोटी बातें वो आपसे पूछ सकता है एडिशनल। ठीक है, तो आपके पास बुक तो तकरीबन है ही सबके पास। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कल आप कोशिश कर ट्राई करके आएंगे, अभी तो यही छोटे मोटे क्वेश्चन हैं। तो एक चीज हमारे पास रह गई, तो फिर हम कल ऐसा करेंगे कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी के साथ कॉस्ट ऑफ डेट भी स्टार्ट कर देंगे। तो ये एक आपने क्वेश्चन नंबर 1 करना है प्रैक्टिस क्वेश्चन में से। पेज नंबर है इसका 31। देखो आपकी बुक में 31 है या कोई और है, क्योंकि हो सकता है कि पेज थोड़ा आगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन निकाले एंड पे, यानी चैप्टर के एंड पे प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो उसका क्वेश्चन नंबर 1, चलो 31 है या 32 है, जो भी आपको सही लगे। क्वेश्चन नंबर 8, 9, अच्छा अगर ये नाम से देख लेना, a company shares are currently valued at 8.20, a company share price is 5 rupees, इस तरह से। फिर उसके बाद वन है, वो वैल्यू जो आप अच्छा ये भी मैं बुक शेयर कर दूंगा ना आपको, इसी से देख लेना। आप क्वेश्चन के नंबर लिख लो 8, 9, फिर क्वेश्चन नंबर 15, 16, चलो यही कर लेना। और उसके बाद जो इसके पीछे एग्जांपल्स है ना, बल्कि ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है विच नहीं, ये वैक है। उसके बाद आई कैप की किताब के अंदर जो एग्जांपल्स हैं उसको ये सारा यहां से पढ़ना है आपने, ये एग्जांपल भी साथ कर लेनी है। अच्छा ये क्वेश्चन वो ना मिक्स हो गया है, तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना वहां पर, वो इधर एग्जांपल 1 में है, तो ये एक एग्जांपल कर लेनी है। ये आपने पढ़ लेना है एक नजर खुद से ही, ये क्वेश्चन नंबर 2, 3 कर लेना है। ये फिर हिस्टोरिकल ग्रोथ मॉडल और जॉर्डन ग्रोथ मॉडल ये हमने पढ़ लिया, मतलब हमने ये कैपम से पहले सारा पढ़ लिया, कैपम से पहले। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी से शुरू करना, पिछला एक पेज अभी नहीं पढ़ना आपने, वो थ्योरेटिकल है, वो थ्योरेटिकल में आपको पेज बाद में पढ़ा